वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज की इस वीडियो में हम HBSC सैम्पल पेपर 2026 का सेक्शन डी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। सबसे पहले हम इसे मान लेंगे I 0 से π/2 लोगरिथम sin x dx। इसे बना देंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, लिमिट अगर 0 से a हो f ऑफ x dx, इसे हम लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ओके, इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। I इज इक्वल टू 0 से π/2 लोगरिथम साइन x को हमने रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट माइनस एक्स, ऐसे 0 से π/2 लोगरिथम साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस x होता है। इसे हम बना देंगे सेकेंड इक्वेशन। अब हम इस फर्स्ट और इस सेकेंड इक्वेशन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो लोगरिथम साइन x में लोगरिथम कोस x ऐड हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी और राइट में राइट साइड। लोगरिथम साइन x प्लस लोगरिथम कोस x, एक ही इंटीग्रल बना दिया है। ओके, अब लोगरिथम m प्लस लोगरिथम n का क्या फॉर्मूला होता है, इसका रूल होता है लोगरिथम mn। प्लस जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। सो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 लोगरिथम साइन x इंटू कोस x dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ओके, 0 से π/2 लोगरिथम 2 साइन x कोस x को हम लिख सकते हैं साइन 2x का फॉर्मूला होता है ये, और dx। अब यहाँ पर फिर से एक अप्लाई होगा रूल लोगरिथम m/n का। डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है लोगरिथम में, m/n लोगरिथम m माइनस लोगरिथम n। 0 से π/2 लोगरिथम साइन 2x माइनस लोगरिथम 2 dx। ओके, अब हम इस इंटीग्रल को अलग अलग कर देंगे, यानी 0 से π/2 लोगरिथम साइन 2x dx, और फिर से यहाँ लिमिट लगेगी 0 से π/2 लोगरिथम 2 dx। ओके, यहाँ पर हम 2x को पुट कर देते हैं t, तो x का dx बन गया, t का dt बन गया, लेकिन हमें सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, वो आ गई dt/2। दूसरी बात, अगर x 0 है तो t की वैल्यू भी 0 यहाँ से, और अगर x की वैल्यू है π/2, अपर लिमिट जब आप x के प्लेस पर π/2 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी पाई। ओके, ये चेंजेस हमें इस फर्स्ट इंटीग्रल में करने हैं। अब लिमिट जाएगी 0 से पाई, लोगरिथम साइन 2x को आपने पुट किया t, और dx के प्लेस पर आएगा dt/2। यहाँ पर आपने dt लिख दिया, और 1/2 को आप ऐसे इस इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, माइनस लोगरिथम 2 तो कांस्टेंट है। 0 से π/2 इंटीग्रल, यहाँ पर आपके पास सिर्फ 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। ओके, चलिए पहले हम इस वाले इंटीग्रल को देखते हैं। यहाँ पर फिर से एक प्रॉपर्टी लगेगी, देखिए साइन ऑफ पाई माइनस टी क्या होता है, साइन t होता है, और जब जब भी ऐसा हो तब एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है 0 से 2a fx dx। ये इंटीग्रल डबल हो जाएगा और लिमिट का हाफ होगा fx dx। कब,
इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसी इंटीग्रल का आंसर 0 हो जाता है अगर ये वाली वैल्यू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए। ओके, ये इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है, और क्योंकि हमारा फंक्शन साइन वाला इस फर्स्ट वाले पोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे इंटीग्रल का और लिमिट का हाफ कर देंगे। जैसे ही आप ट्वाइस करेंगे तो वो ट्वाइस यहाँ लिखा जाएगा, इस वाले 2 को वो कैंसिल कर देगा, और जो ये लिमिट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2। इट मीन्स 2 इंटू 1/2, ये हो गया लिमिट का हाफ, लोगरिथम साइन टी डी टी माइनस लोगरिथम 2, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2। ओके, और इसके इस तरफ 2i तो चल ही रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से π/2। अब t जो है वो एक डमी वेरिएबल है, मैं यहाँ पर x को लिख सकती हूँ लोगरिथम साइन x dx ऐसे, और यहाँ पर जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, π/2। लोअर लिमिट तो 0 है, इसलिए उसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये बन गई स्टेटमेंट, देखिए ये रही, यानी इसके प्लेस पर i लिखा जा सकता है, माइनस π/2, ये यहाँ पर है लोगरिथम 2 ना कि लोगरिथम x। ओके, इस तरफ है 2i, तो आप i को इस तरफ ले आइए, माइनस का हो जाएगा, माइनस π/2 लोगरिथम 2, 2 माइनस 1 1, सो इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है माइनस π/2 लोगरिथम 2। बिल्कुल आराम से आपको क्वेश्चन करना है। अगर आपको बाय चांस यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी याद नहीं रहती है तो इतना याद रखें कि जब आप इस क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये जो कंप्लीट इंटीग्रल है हमें इसे i बनाना है। i बनाने के लिए आपको ये वाला 2 हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर लिमिट क्या होनी चाहिए, π/2 होनी चाहिए। ओके, तो आप यहाँ π/2 कर दें और इसका डबल कर दें तो ये i बन जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करें इसके साथ तो हमारे पास p की क्या वैल्यू आ जाएगी, p होता है y का कोफिशिएंट यानी -1, और q की वैल्यू आ जाएगी कोस x। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻⁻ इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू है -1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। नाउ solution is given by y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c। ओके, y as it is, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की -x, q की वैल्यू है कोस x, ये हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दी, प्लस में c। इस इंटीग्रल को आप i मान लें। ओके, और इसे बना देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस x e⁻⁻x dx। ओके, अब हम यहाँ पर आइलेट का यूज करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x के कोफिशिएंट से आप डिवाइड करेंगे, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x, सेकंड का इंटीग्रेशन ये आपने लिख दिया यहाँ पर dx। ओके, थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस कोस x इंटू e⁻⁻x, ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस बन जाएगा, और साइन x इंटू ई की -x dx। अगेन हम आइलेट अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी। अब हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस
साइन का डेरिवेटिव कोस, इसका इंटीग्रेशन ये, और साथ में dx। ओके, बस अब ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी लाइन है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम अंदर के साइन चेंज कर देंगे, प्लस साइन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस होगा, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस। और ये वाली जो वैल्यू है कोस एक्स के साथ ई माइनस एक्स, इसे हमने क्या मान रखा है, आई। तो कुल मिलाकर ये वैल्यू आ गई आई की। ओके, इस तरफ तो आई चल ही रहा है, वो वाला आई भी इस तरफ आ जाएगा, और यहाँ पर हम ई रेज टू पावर माइनस एक्स को कॉमन लिख सकते हैं। ओके, आई प्लस आई 2i साइन एक्स माइनस कोस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई आई की। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, और इस वैल्यू को हम कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, इस इंटीग्रल के प्लेस पर। ओके, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स तो पहले से ही था, 1/2 ई की माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। ओके, अब हम e की माइनस एक्स से बोथ साइड्स डिवाइड कर देते हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस c के डिवाइड में e की माइनस एक्स आएगा, और e की माइनस एक्स जब आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये e की प्लस एक्स बन जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड solution of differential equation. Okay, now question number 33. A total amount of 7,000 is deposited in 3 different saving bank accounts. ये है annual interest rates. Total annual interest है 550, और जो 5% 8% वाली अमाउंट्स हैं वो हैं इक्वल। तीनों अकाउंट्स में हमें बताना है कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, तो इसे हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड। तीनों अमाउंट्स हमने क्या मान ली, एक्स वाई जेड। लेट 3 अमाउंट्स आर। अब जो जो कुछ भी स्टेटमेंट में कहा गया है ये सभी बातें हमारी इक्वेशन बनाएंगी। देखिए कैसे। सबसे पहली बात 7,000 है इनका सम, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7,000। इक्वल अमाउंट्स हैं कहाँ, 5 और 8 यहाँ पर, यानी x माइनस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब बात आती है इस इंटरेस्ट की। 5% x के ऊपर लगा, यानी 5/100 x, 8/100 y, और z पर 8.5। 8.5% को पहले तो आप ऐसे लिखेंगे, और फिर इस डेसिमल को भी हटा देंगे तो ये बन जाएगा 85/1000 z। इन सब का सम 550 है। ओके, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 1000, तो ये कितना बन जाएगा 50 80 85 z इज इक्वल टू 550। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 1000 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर इस साइड से हम 5 को कॉमन लिखेंगे। ओके, 10 16 और 17। 550 मल्टीप्लाई 1000, और अब इस 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, और यहाँ से हम बनाएंगे मैट्रिक्स, और उससे हम इन तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। ओके, चलिए। सो system of equation can be written as। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप बनाएंगे ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कैसे बनेगी, इसके कोफिशिएंट लिखेंगे आप 1 1 1
इसके क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 0 और थर्ड इक्वेशन यहाँ से 1 1 1 1 माइनस 1 0 10 16 और 17। x जो है ये हमारी एक्स वाई जेड की कॉलम मैट्रिक्स होगी और जो b है वो होगा 7000 0 1 1 1 2 3 4। ओके, यहाँ से ये इक्वल के बाद के जो ये नंबर्स हैं इनसे हमें b मिलेगी। a का डिटर्मिनेंट 1 लिखा, -17 0 वाली वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी। -1 17 + 1 16 + 10। ओके, -17 + 26 ये बन गया -34 + 26 यानी -8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमें बनाने हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए मैं हमेशा आपसे एक बात कहती हूँ कि आप 2 कॉलम बनाएं। ऐसा करने से क्या होगा, जिन जिन का भी सम ये वाला ओड होगा वो ऑटोमेटिक आपके राइट साइड में चले जाएंगे। A31 A32 और A33। ओके, और इनके आगे आप पहले ही माइनस लगा लें ताकि आपकी माइनस की कोई मिस्टेक ना हो। पहले 3 कोफैक्टर्स लिखने तो बहुत आसान है, यहीं से आपको लिखने होते हैं। -17 ये 17 और ये 26। -17 यहाँ माइनस ऑटोमेटिक लगा हुआ है और यहाँ पर 26। ओके, बाकी के कोफैक्टर्स आप फाइंड कर लेंगे। A21 का कोफैक्टर सेकेंड रो कट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम कट हो जाएगा। इन नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की और माइनस में इन दोनों की, यानी 17 - 16 जिसकी वैल्यू 1 होती है और माइनस पहले ही लगा हुआ है। सिमिलरली ये वाली वैल्यू 7 ये आ जाएगी माइनस का 6, ये आ जाएगी 1, ये -1 आएगी जो पहले वाले माइनस की वजह से +1 हो जाएगी और ये वैल्यू आएगी -2। ओके, नाउ एडजॉइंट ए क्या होगा, -17 -17 26 -1 7 -6 1 1 -2 का ट्रांसपोज। और जैसे ही आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखेंगे जो रोज हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी 1 1 -2। ओके, नाउ ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ए का डिटर्मिनेंट -8 आ चुका है और ये है एडजॉइंट ए की वैल्यू जो आपने यहाँ लिख ली 1 1 -2। नाउ एक्स वाई जेड के लिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ये है ए इनवर्स, हम इसकी b से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1/8 -17 -17 26 -1 7 -6 1 1 -2। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है b के साथ। b मैट्रिक्स क्या थी 7000 0 और ये नंबर। ओके, मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे एरो लगाएंगे, -1/8 एज इट इज। 2 मैट्रिसेस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने जीरोस का ध्यान रखना है, 0 से जब मल्टीप्लाई होगी तो वो वैल्यू आपको नहीं लिखनी। ओके, ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगी 119। नाउ थर्ड वैल्यू के लिए 182 2 2 1 2 3 4। बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। -9000 -9000 -38,000। ओके, जैसे ही आप ईच नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 1125, सेकेंड नंबर भी सेम आ जाएगा और 4750। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ गई 1125,
y की वैल्यू भी सेम आएगी क्योंकि उसने कहा था कि ये दो वैल्यूज सेम हैं, और z की वैल्यू 4750 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसकी चॉइस में है ये वाला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आ चुका है, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड डिनोमिनेटर में है। तो आप क्या करें, स्टार्टिंग में ही 1/x को मान लें a, 1/y को b और 1/z को c, और इसे बना दें फर्स्ट। लास्ट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी जो ये इक्वेशंस हैं ये क्या बन जाएंगी, 2a 3b 10c, 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। ओके, और बिल्कुल सेम जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया वैसे ही आपको मैट्रिसेस बनानी है। 2 3 10, 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20। ओके, एक्स तो आपका यही होगा एक्स वाई जेड, मतलब ए बी सी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो ए बी सी, और कैपिटल मैट्रिक्स बी होगी 4 1 2। फिर से आप ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, इसे आप डू योर सेल्फ अपने आप कैलकुलेट करें। आंसर मैं बता देती हूँ, 1200 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। कोफैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। ओके, एडजॉइंट ए की वैल्यू मैं लिख देती हूँ, फिर आप कैलकुलेट करके यहाँ से अपना आंसर मैच कर लें। 75 150 75, 110 माइनस 100 30, 72 0 माइनस 24। ओके, नाउ ए इनवर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1200, और ये हमने यहाँ पर एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख दी, माइनस 100 0 75 30 माइनस 24। ओके, नाउ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। ए इनवर्स की ये हमने वैल्यू पुट की, 75 110 72 150 75 30 माइनस 24। ओके, और बी मैट्रिक्स क्या है, 4 1 2। ये मल्टीप्लाई आपको खुद करनी है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लास्ट में ये आना चाहिए 600 400 240, और जब आप हर नंबर को 1200 से डिवाइड करेंगे तो वह आएंगी ए बी सी की वैल्यूज। 600 बाई 1200, बी की वैल्यू है 400 बाई 1200, और सी की वैल्यू आएगी 240 डिवाइडेड बाई 1200। ओके, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पर आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 1 0 कैंसिल, और 24 5 ज़ा 120, यानी ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/3 और सी की वैल्यू 1/5। याद कीजिए हमने सबसे पहले एक 1 लिखा था, पुट इन 1। फर्स्ट में हम जाकर इसे पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए, x की वैल्यू 1/x इज इक्वल टू a है, तो x की वैल्यू है 1/a, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू आ जाएगी 5, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ ये आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का, है ना। ये किसकी वैल्यू है, a1 की, ये b1, a2 b2, ये सभी वैल्यूज़ हमें यहाँ लिखनी होंगी। a1 है 6i प्लस 2j प्लस 2k, और a2 की वैल्यू -4i माइनस k। सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, a2 माइनस a1। पहले आपने a2 लिखा और अब इसमें से a1 को घटाएंगे तो सबके साइन चेंज होंगे। ओके, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, यहाँ सारे नंबर्स जो हैं वो प्लस के थे इसलिए सारे माइनस के हो गए। माइनस का 10i
माइनस का 2j एज इट इज़ और माइनस का 3k। अब हमें b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट करना है। ये मैंने लिखा b1 और ये लिखा b2। 3i माइनस 2j माइनस 2k। b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? पहले आपको रो में लिखना है ij के और फिर इसके कोफिशिएंट लिखने हैं 1 माइनस 2 2। थर्ड रो में इसके 3 माइनस 2 माइनस 2। और अब इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है। i 4 प्लस 4 माइनस j माइनस 2 माइनस 6 प्लस k माइनस 2 प्लस 6। 4 प्लस 4 कितना होता है? 8i प्लस 8j प्लस 4k। अब हमें इसकी लेंथ भी कैलकुलेट करनी है b1 क्रॉस b2 की। ओके, इसका 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64 प्लस 64 प्लस 16। इन सभी नंबर्स का सम आएगा 144 और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। ओके, नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका हम रूल लिखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ओके, और ये वैल्यू माइनस की नहीं होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2, इसकी ये लेंथ होगी। ओके, अब हम a2 माइनस a1 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k। इसकी डॉट प्रोडक्ट हमें करनी है 8i प्लस 8j प्लस 4k के साथ, डिवाइडेड बाय, यहाँ ये साइन रहेगा और यहाँ पर b1 क्रॉस b2 ये वाली वैल्यू 12। ओके, अब हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी? माइनस 80 माइनस 16 माइनस 12 मॉडुलस एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 12 108। इसका माइनस फिनिश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये मॉडुलस लगा है 12 9 ज़ा, तो ये डिस्टेंस आ गया 9 यूनिट्स विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट द पॉलिश्ड साइड ऑफ द मिरर बी अलोंग द लाइन। ये हमारे पास लाइन की कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा यहाँ पर हमें इन दोनों टर्म्स को। कोई पॉइंट है इस मिरर से कुछ डिस्टेंस अवे और इसकी इमेज बन रही है। एक तो हमें इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड इट्स इमेज। यानी इस क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरह से होने वाला है कि ये पॉइंट है P, ये है कोई लाइन या मिरर आप कह सकते हैं, इससे यहाँ पर यह है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और लगभग इतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है, इसे हम बना देंगे P डैश। ओके, ऐसे बना देते हैं हम। इस पॉइंट की इमेज यहाँ पर बन रही है P डैश। अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 6 3 और ये जो मिरर है इसकी हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसे हम लाइन AB मान लेते हैं। ओके, ये हो गया Q। अंडरस्टैंड? इक्वेशन ऑफ AB हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ AB लिख लेते हैं। x बाई 1 1 माइनस वाई, y माइनस 1 आप इसे बना लें, माइनस को कॉमन लिख लें जो इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप 2 को कॉमन लिखें, z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 और ये 2 इस 6 को कैंसिल कर देगा 3। यानी ये बन गई एक सही अच्छी इक्वेशन z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इस लाइन का कोई भी पॉइंट मुझे जैसे Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे लैम्डा के इक्वल। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फर्स्ट को जब आप लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा। सेकेंड टर्म को इसके इक्वल रखेंगे तो ये बनेगी 2 लैम्डा प्लस 1
और फिर 3 लैम्डा प्लस 2। ये आ गए क्यू के कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब ये वाली जो लाइन है पी क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं क्या, लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। जब आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं तो हम डायरेक्शन रेशोज फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी क्यू हम इन्हें फाइंड करेंगे कैसे, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, यानी लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5 और 3 लैम्डा माइनस 1। ये आ गई पी क्यू की डायरेक्शन रेशोज। और डायरेक्शन रेशोज ऑफ गिवन लाइन यानी ए बी, ए बी की डायरेक्शन रेशोज क्या है, ये 1 2 3। ओके, 1 2 3। अब दोनों लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर, पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी। और जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज का प्रोडक्ट और फिर सम किसके इक्वल होता है, 0 के। सिंस पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी, सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे, यानी लैम्डा माइनस 1 एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की होगी 2 लैम्डा माइनस 5 के साथ, प्लस 3 इसकी होगी 3 लैम्डा माइनस 1 के साथ। ओके, इसे सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14 और लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई है 1। हमें लैम्डा की वैल्यू क्यों चाहिए थी, क्योंकि हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या क्या है, लैम्डा की वैल्यू जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएंगे, यहाँ 1, 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 2 5, यानी 1 3 5। ओके, नाउ हमें तो इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बताइए अब इमेज पॉइंट कहाँ है, यहाँ, ये है इमेज पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड। जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा। ओके, हमें P के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, हमें Q के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो P डैश के कोऑर्डिनेट्स हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश बाय मिड पॉइंट रूल। x प्लस x में आप क्या ऐड करेंगे, x में ऐड करेंगे 1, y में क्या ऐड करेंगे 6 और z में 3। x प्लस 1 y प्लस 6 और z प्लस 3, इन सब का क्या कर देंगे हम, हाफ, ऐसे। ओके, और ये इक्वल किसके हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स के, यानी फर्स्ट वैल्यू इक्वल आएगी 1 के, सेकेंड वैल्यू इक्वल होगी 3 के और थर्ड वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 5 के। यहाँ से x की वैल्यू 2 माइनस 1 1, y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 माइनस 6, ये तो y की वैल्यू 0 हो गई, और z की वैल्यू के लिए 10 माइनस 3 यानी 7। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज पॉइंट यानी P डैश, ये हमारे पास आ गए हैं 107। एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास। ओके, अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट P में और इसकी इमेज में यानी P डैश में। डिस्टेंस बिटवीन P यानी 163 एंड P डैश यानी 107। यहाँ पर आप सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 1, 0 माइनस 6 और 7 माइनस 3। पहले करना है सब्ट्रैक्ट, फिर करना है हमें स्क्वायर और फिर करना है सम, उसके बाद अंडर रूट। ये वैल्यू तो 0 हो गई, ये बनेगा 36 प्लस 4 4 जा 16 अंडर रूट 52। इसे आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 13। ओके, ये आ गया डिस्टेंस विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35. A and B throw a die alternatively till one of them get a 6 and wins the game. जिसका भी 6 आ गया वो गेम को जीत जाएगा. फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ A स्टार्ट्स फर्स्ट. A ने पहले गेम शुरू किया और A का 6 आ गया तो A जीत जाएगा. हमें दोनों की ही प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है विनिंग की. तो देखिए, सबसे पहले हम इवेंट्स को मानेंगे. ई इवेंट को क्या मान लिया? गेटिंग 6 बाय ए. ओके, और एफ को हमने मान लिया गेटिंग 6 बाय पी. अगर ए जीता, ए ने गेम शुरू किया, तो ई पी ऑफ ई की क्या वैल्यू होगी? 1/6 होगी, क्योंकि 6 सिर्फ एक ही बार होता है. और जब आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो आपके पास टोटल पॉसिबल केसेस 6 होते हैं, लेकिन उसमें 6 सिर्फ एक ही बार होता है. पी ऑफ ई बार की क्या वैल्यू होगी? 1 में से 1/6 को आप माइनस कर दें तो ये ए के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ओके, सिमिलरली अगर बी का 6 आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, और अगर उसका 6 नहीं आया तो पी ऑफ नॉट एफ की प्रोबेबिलिटी 5/6 आ जाएगी. चले, अब हम फाइंड करके लाते हैं ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी. मान लीजिए ए ने गेम शुरू कर दिया और उसका सबसे पहले ही 6 आ गया, तो इसका मतलब गेम खत्म और ए जीत गया. ओके, या फिर क्या हो सकता है, ए का 6 नहीं आया तो बी का भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं. फिर से ए की बारी आई और हो सकता है कि अब की बार ए का 6 आ जाए और वो जीत जाए. या फिर क्या हो सकता है, ई का भी 6 नहीं, एफ का भी नहीं, फिर से ई का नहीं तो एफ का भी नहीं होगा, फिर ई की बारी आएगी तब वो जीतेगा. अप टू सो ऑन. ये चीज़ें तब तक चलती रहेंगी जब तक ए जीत नहीं जाता, क्योंकि हम ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं. अब पी ई और को किस में चेंज कर देते हैं? प्लस में. ई बार एफ बार ई प्लस पी ई बार एफ बार फिर से ई फिर से एफ, लेकिन अब की बार ई जीत गया. अप टू सोन, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक. पी ऑफ ई ये तो एज इट इज लिख देते हैं. यहाँ पर पी ऑफ ई बार, पी ऑफ एफ बार और पी ऑफ ई, ये सभी वैल्यूज हमारे पास हैं, इसलिए ज़्यादा डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले हमने ये वैल्यूज ही 4 लिखी थी. ओके, पी ऑफ ई अप टू सो ऑन. पी ऑफ ई की वैल्यू देखिए, बस यही तो वैल्यूज यूज हो रही हैं, ये चारों. पी ऑफ ई की 1/6, ई बार की 5/6, एफ बार की भी 5/6, ई की 1/6. फिर से जहां भी नोट लगा हुआ है वो वाली सारी वैल्यूज 5/6 हैं. ओके, और ये वाली वैल्यू 1/6 है, प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स तक. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक जीपी बन चुकी है. क्वेश्चन खत्म होने वाला है. ये देखिए, 5/6 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, और 1/6 अप टू सो ऑन. ओके, अब एस इन्फिनिटी क्या रूल होता है? ए अपॉन 1 - आर. ये रूल हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं. ए क्या है? 1/6 है, और इसमें से हमें डिवाइड करना है 1 - आर से. आर यहाँ पर कौन है? देखिए, आर है ये जो बच गया. आर कैसे कैलकुलेट करते हैं? A2/A1 से. हमारे पास कौन बचेगा? 5/6 का स्क्वायर, यानी 25/36. 1/6 एज इट इज. इसका हम एलसीएम लेंगे 36. 36 में से आप 25 को माइनस करेंगे. 11/36, जिसका रेसिप्रोकल 36/11. 6 6 जा 36, ये आ गया 6/11. ओके, ये है ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11. हमें तो बी के जीतने की भी निकालनी है. उसके लिए हमें ये सारा सवाल इतना बड़ा दोबारा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ टोटल प्रोबेबिलिटी में से ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, ये आ जाएगी बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी. ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और अच्छा सा क्वेश्चन है. देखिए,
देर आर 3 coins. ओके, वन इज ए two-headed coin, यानी हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस. वेरी गुड. अनदर इज ए बाइज्ड coin that comes up heads 75% ऑफ द टाइम. बाइज्ड coin का मतलब होता है, जैसे अब इसने ये कहा है कि इसमें 75% टाइम हेड आता है. ओके. थर्ड इज एन अनबाइज्ड कॉइन. अनबाइज्ड कॉइन का क्या मतलब होता है, जिसमें हेड और टेल आने के 50-50% चांस होते हैं. वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टोस्ट, इट शोज हेड. कॉइन को चूज किया और उसको टॉस किया तो हमें हेड मिला. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एक 2-headed कॉइन होगा? सबसे पहले आपको 3 इवेंट्स माननी है. E1 क्या है? चूजिंग ए 2-headed कॉइन. E2 को मानेंगे चूजिंग ए बाइज्ड कॉइन एंड E3 विल बी चूजिंग ए अनबाइज्ड कॉइन. ओके. P ऑफ E1 की क्या वैल्यू होगी? 1/3. आप तीनों में से कोई भी कॉइन चूज कर सकते हैं, इसलिए P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3 तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1/3. फिर कॉइन को टॉस किया गया और उसने हेड शो किया. यहाँ से हम P ऑफ A बाय E1 निकालें. अब देखिए E1 क्या था? 2-headed कॉइन, और अगर उसने हेड शो किया है तो इस बात की तो फुल प्रोबेबिलिटी है, यानी 1. P ऑफ A बाय E2, इसकी वैल्यू 75% है, ये बाइज्ड है, इसे हम कैंसिल करेंगे 3/4. नाउ P ऑफ A बाय E3, ये अनबाइज्ड कॉइन है. ओके. अनबाइज्ड कॉइन का मतलब 50-50% चांस है. 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी और 1/2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी. ओके. अब हम यहाँ पर बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे और P ऑफ E1 बाय A कैलकुलेट करेंगे. ये होता है बेस थ्योरम से, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. ये सभी वैल्यूज़ हमारे पास हैं. ये वाली वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय ये है टोटल प्रोबेबिलिटी 1/3, 3/4, 1/3, 1/2. ओके. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 1/3 रहेगा, यहाँ 1/3, यहाँ 1/4, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो चुका होगा और 3 2 हमारे पास 6 होता है. 1/3 एज इट इज़. इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12. यहाँ 4, 3 और 2. 1/3 एज इट इज़, और ये बन जाएगा 12/9. 3 4 12. So probability will be 4/9 which is required answer. और इसी के साथ ये सेक्शन फिनिश हो गया है. मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.